गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में अर्थव्यवस्था की दशा के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए। पूरे साल में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 0 से 7.3% नीचे ही रहा। हालांकि चौथी तिमाही में मामूली सुधार दिखा और जीडीपी 1.6% रहा। इन आंकड़ों को देखकर हैरानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अचानक जिस तरह के हालात बने उनमें यह होना निश्चित था। महामारी का ऐलान होते ही मार्च 2020 के अंतिम हफ्ते में पूर्णबंदी लग गई थी। इस दौरान कल कारखानों, छोटे मझोले उद्योगों और सीमेंट, कोयला, बिजली, इस्पात, तेल व प्राकृतिक गैस जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन एक तरह से बंद ही रहा। इसलिए पहली तिमाही में जीडीपी 24% तक गिर गया था। ऐसा होने से रोक पाना संभव भी नहीं था। हाँ, पूर्णबंदी अगर सुविचारित और योजनाबद्ध तरीके से की गई होती तो इस नुकसान को कम जरूर किया जा सकता था। महामारी को लेकर पूरा एक वित्त वर्ष हाहाकार में गुजरा। ऐसे विकट संकट को लेकर कोई पूर्वानुमान भी नहीं था। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता रही, इसलिए हालात के अनुसार कदम उठाने के अलावा कोई चारा था भी नहीं। पहली तिमाही की मार का असर बाद की तिमाहियों पर पड़ना लाजिमी था। सिर्फ कृषि क्षेत्र ही था जिसने अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाए रखा और चारों तिमाहियों में इसकी वृद्धि दर 3.5 से 4.5% बनी रही। जबकि विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्र की तो पहली 3 तिमाहियों में हालत बहुत ही खराब रही। इसका असर रोजगार, उत्पादन, मांग और खपत पर साफ दिखा। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ले देकर चौथी तिमाही में हालात संभलने लगे थे और इनका असर दिखा भी। पहली तिमाही में निर्माण क्षेत्र 49.5% तक लुढ़क गया था। उसमें चौथी तिमाही में 14.5% की वृद्धि देखने को मिली। विनिर्माण क्षेत्र जो 36% नीचे चला गया था, चौथी तिमाही में 7% वृद्धि दिखा रहा था। इसी तरह कोषीय घाटा 9.5% तक जाने का अनुमान था, पर यह अब 9.2% पर ही रुक गया। महामारी और अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को देखते हुए पिछले साल हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं है, लेकिन उससे सबक तो लिए ही जा सकते हैं। भूलना नहीं चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था 2016-17 से ही लगातार गिरावट झेल रही है। 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर 8.26% थी। 2017-18 में घटकर यह 7.04% रह गई। इसके बाद 2018-19 में और घटकर 6.12% पर आ गई। यहाँ तो फिर भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी, लेकिन 2019-20 में जब यह और गिरती हुई 4.2% पर आ गई तभी सतर्क हो जाने की ज़रूरत थी, पर तब तक मंदी दस्तक दे चुकी थी।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह मामूली नाकामी नहीं थी। आज हालात और ज़्यादा चिंताजनक इसलिए भी हैं कि देश दूसरी लहर का सामना कर रहा है और लहरों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार का दावा है कि दूसरी लहर का असर ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, पर ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल मई में वाहनों की बिक्री गिरी है, पेट्रोल डीजल की खपत में कम हुई है, उद्योगों में बिजली की मांग में कमी आई है, उत्पादन फिर से 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं और 97% परिवारों की आय घट गई है। हाल में रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर पेश की है उसे गौर से देखा जाए तो वह कम निराशाजनक नहीं है। इससे ज़्यादा दूसरी लहर का और क्या असर होना बाकी है। आम जनता के हित से जुड़ी किसी नीति पर अमल से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उसकी व्यावहारिकता कितनी है और लक्षित समूहों तक पहुंच के लिए ज़मीनी स्तर पर कितना काम किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार कई बार समस्याओं की जटिलता के ठोस आकलन के बिना ही अपने कदम बढ़ा देती है और ऐसे नियमों की बाध्यता आम लोगों पर थोप देती है जिसकी व्यावहारिकता आधी अधूरी होती है। मौजूदा दौर में दुनिया कोरोना महामारी के संकट के जिस स्तर से जूझ रही है यह सभी जानते हैं। खासतौर पर हमारे देश में स्थितियां ज़्यादा जटिल हैं। इससे निपटने के लिए फिलहाल टीकाकरण को एक उपाय माना जा रहा है। इस दिशा में सरकार कोशिश कर भी रही है, मगर पिछले कुछ समय से टीकाकरण में जैसी समस्याएं सामने आई हैं उसका अंदाज़ा सरकार और इस संबंध में नीतियां बनाने वालों को होना चाहिए था। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि महामारी के दूसरे दौर में जैसे हालात पैदा हुए और इसका दायरा जितना बड़ा हो गया उसमें चुनौतियां गहरी थीं। संक्रमण को रोकने के लिए पूर्णबंदी सहित दूसरे उपायों के समांतर टीकाकरण अभियान को भी चलाना था। ऐसे में एक हद तक अव्यवस्था को मजबूरी का नतीजा माना जा सकता है, लेकिन जब यह व्यवस्थागत रूप में दिखने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यह मानना मुश्किल है कि ज़रूरत के मुकाबले टीकों की उपलब्धता को लेकर संबंधित महकमे और नीतियां बनाने वालों को अंदाज़ा नहीं रहा होगा, लेकिन आम लोगों को टीका मुहैया कराने की जो प्रक्रिया बनाई गई वह प्रथम दृष्टया ही विचित्र थी। मसलन टीका लेने के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया। सवाल है कि क्या यह नियम बनाने और उसे स्वीकृति देने वाले इस बात से अनजान हैं कि डिजिटल इंडिया के शोर के बावजूद देश में आज भी कितनी बड़ी आबादी स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच से वंचित है। साक्षरता की अफसोसनाक स्थिति के समांतर तकनीक के प्रयोग के प्रशिक्षण और अभ्यास के अलावा दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी की तलाश ऐसी जटिलताएं हैं जो दरअसल शहरी मध्यवर्ग के बरक्स ग्रामीण इलाकों के बीच एक बड़े डिजिटल विभाजन की तस्वीर बनाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सही ही सरकार की ओर से टीकाकरण के लिए
निर्धारित एक अनिवार्य नियम यानी कोविड ऐप पर पंजीकरण की जरूरत पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत और डिजिटल इंडिया की वास्तविक स्थिति से अवगत रहना चाहिए। स्टॉप।